साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम, इस वजह से डेल्टा यू आपका जीरो होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। टी से ए जब आप आ रहे हो तब आपका टेम्परेचर टी नॉट है, लेकिन इस बार वॉल्यूम 2v0 से v0 हो रही, तो फाइनल वॉल्यूम आपकी जो है वो v0 है और ये 2v0 है, तो ये 1/2 आएगा। फर्स्ट लॉ कह रहा है कि भैया ये प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन असल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक और लॉ हमें चाहिए। कार्नोट इंजन में कुल मिला के 4 प्रोसेसेस रहते हैं, 2 कंटिन्यूअस एक्सपेंशन, फिर उसके बाद 2 कंप्रेशन। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया भले चंगे होंगे। मैं आपका बड्डा भाई निखिल धा भाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और स्वागत है आप सभी का रफ्तार जेई सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस और उसके बाद हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर पूरा पूरा जो है ना समाप्त हो जाए, ठीक है जी। तो इसके बाद जो अपने चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं ऑसिलेशन और वेव, वो चैप्टर्स बच्चों को समझ ही नहीं आते, ठीक है। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको वहां पे एक एक बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी बड़े एक्साइटेड होंगे उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि मैं तो हूं भाई। तो चलो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए, शुरुआत की जाए बिना देरी किए। और हम शुरुआत जैसा कि बताया आपको करने जा रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस से। साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही पता लग जाता है कि भाई यहां पर एक लूप बन रहा होगा। साइकिल मतलब आप जहां से शुरुआत किए वहीं पे पहुंच गए। तो साइक्लिक प्रोसेस का अगर आप कर्व बनाओगे, चाहे वो पीवी कर्व हो, टीवी कर्व हो, पीटी कर्व हो, भाई कोई सा भी आप कर्व बना लो, आपको यह समझ में आना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कहानी यह है कि आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होते हो तो घूम फिर के आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे। यह आपका हो जाएगा एक साइक्लिक प्रोसेस। अब हां, यह अलग बात है कि आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। हाँ, दोनों से क्या असर पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, उसकी डिटेल में हम बात करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब आप यहां से स्टार्ट हुए तो वापस यहीं पहुंच रहे हो, यहां से स्टार्ट हुए तो वापस यहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में मान लो अगर मैं इसे नाम देता हूं कुछ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं मान लो मैं कुछ बी, तो आप कह सकते हो ए बी ए, ठीक है। हालांकि साइक्लिक प्रोसेस के कुछ शायद एक आध क्वेश्चन हमने किए हैं पिछले सेशंस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में हो क्या रहा है कि यार ए से घूम फिर के आप वापस ए पे ही आ जा रहे हो। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होंगी वो सेम होगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो होगी एकदम सेम। मतलब कहने का यह है जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका इनिशियली है वही प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर आपका फाइनली भी हो जाएगा। और यदि अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू फाइनल स्टेट। और यहां से अगर आप निकालना चाहते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका आ जाएगा 0। डेल्टा यू इज 0। अब तुम बोलोगे अरे सर डेल्टा यू तो हमारा आइसोथर्मल में भी 0 था। तो हां, डेल्टा यू जो था वो आइसोथर्मल में भी 0 था, लेकिन आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर में चेंज होता ही नहीं है ना। टेम्परेचर में कभी भी चेंज नहीं हो रहा। यहां क्या है, यहां टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो वापस घट के सेम उसी इनिशियल वैल्यू पे आ जा रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो वापस बढ़ के सेम उसी इनिशियल वैल्यू पे आ जा रहा है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि du, तो du आपका नॉन जीरो होगा। du मतलब यहां से यहां अगर आप जाओगे तो हो सकता है टेम्परेचर में चेंज आ जाए, तो du में भी नॉन जीरो कह देता हूं मैं। वो नॉन जीरो हो सकता है, जीरो भी आ सकता है किसी केस में, लेकिन नॉन जीरो भी हो सकता है। फिर इसके बाद बात की जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है यार
डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि आपका डेल्टा यू 0 है तो नेट हीट जो रहेगी वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। अब यहां इस बात को समझना, इसका मतलब ये यहां क्या कहना चाह रहा है कि अगर गैस ने पॉजिटिव वर्क किया, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया तो डेल्टा क्यू भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और गैस ने नेगेटिव वर्क किया तो डेल्टा क्यू भी आपका होगा नेगेटिव। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे, अरे सर जब हम जिस वॉल्यूम पे थे, आपने कहा सर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी सेम होगी, तो सर एक्सपैंड हुए फिर कंप्रेस हुए, तो एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन के दौरान वर्क डन नेगेटिव, तो सर जी टोटल वर्क डन तो शायद 0 आना चाहिए। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पी डेल्टा वी फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो भाई साहब पी डेल्टा वी फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइसोबैरिक के लिए वैलिड है, औरों के लिए इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और अगर आप जिस वॉल्यूम से चले थे वापस उसी वॉल्यूम पे आ जाते हो, मान लो एक्सपैंड होके कंप्रेस होते हो या कंप्रेस होके वापस से एक्सपैंड होते हो, तो हो सकता है एक्सपेंशन के दौरान आपने जो पॉजिटिव वर्क किया है और कंप्रेशन के दौरान जो नेगेटिव वर्क किया है उन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, और अलग अलग होंगे तो वर्क डन तो होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्क डन होगा क्या, उसी चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पे अब आपको बताने जा रहा हूं कि वर्क डन क्या होगा। तो यहां पे वर्क डन अगेन किसका, वर्क डन बाय द गैस। जैसा कि आप जानते हो कि फिजिक्स में जो हम बात करते हैं वर्क डन बाय द गैस बात की जाती है। तो वर्क डन बाय द गैस इज व्हाट, इट इज एरिया एनक्लोज्ड अंडर पीवी डायग्राम। का क्या मतलब है समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई अपने पास ये जो था वो था अपना क्या, पी। भाई ये हो गया हमारा प्रेशर वाली एक्सिस, ये हो गई हमारी वॉल्यूम वाली एक्सिस। तो प्रेशर और यहां पर वॉल्यूम, क्लियर। और मान लो आप किसी इस पॉइंट से चलते हो, ऐसे ऐसे आप एक्सपैंड हुए, के बाद आप इस तरीके से कंप्रेस हो गए, आपसे मतलब गैस। तो ये मान लो अपना पॉइंट था ए, आप गए ए से बी कुछ इस तरीके से, फिर बी से ए वापस, तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ध्यान से सुनना एक एक बात को। तो मैंने कहा यार अगर मैं ए से बी जा रहा हूं और फिर बी से ए आ रहा हूं, तो वर्क डन बाय द गैस फॉर दिस अबोव प्रोसेस इज व्हाट, इट इज ए से बी प्लस बी से ए, यही होगा। अब मान लो ए से बी का अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो आप जानते हो यार इट इज व्हाट, इट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये पूरी की पूरी ये वाला एरिया आपका ए से बी तक का जो कर्व था उसके नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा आपको लेके चलना है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इस पूरे एरिया को मैं कह देता हूं कि ये है आपका कितना, A1। कितना है ये, A1। तो यहां हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये आ जाएगा A1। तुम बोलोगे सर A1 कैसा, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो मैंने कहा यार ए से भी अगर जा रहे हो तो भाई ये कंप्रेस हो रहा है क्या एक्सपैंड हो रही है? तुम बोलोगे अजी सर एक्सपेंशन ही हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ये एक्सपेंशन है इसका मतलब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। वहीं अगर ये बी से ए जाता है तो बी से ए जाते वक्त कंप्रेस हो रहा है, तो उसमें कौन सा एरिया आ जाएगा, उसमें ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व। इस एरिया को मैं कह देता हूं A2, इसको आप लिखेंगे माइनस का A2। तो A1 इस पूरे एरिया में से आपको ये नीचे वाला येलो वाला एरिया हटा देना है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ द लूप। जो ये लूप आ रहा है इसका एरिया मिलेगा, बोलो हाँ के ना? तुम बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? बोले सर बड़े एरिया में से छोटा माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब आपका यहां जो ये रिजल्ट आएगा ये आएगा पॉजिटिव के साथ।
तो आपको ये याद रख लेना है, रट लेना इसमें कि कौन सा कर्व है। अगर पीवी कर्व आपको दिया गया है, कैसा कर्व दिया गया है आपको, पीवी कर्व, तो पीवी कर्व वाले केस में एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप इज व्हाट, इट इज वर्क डन बाय गैस। और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो ये कैसा था भाई, ये था अपने पास क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव। यही आप एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते थे। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यही आप क्या कर सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते थे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब यह है कि ए से बी में ऐसा गया और फिर ऐसा गया। थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं बात करूं कि वर्क डन बाय द गैस कैसा, इस बार एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा ही बड़ा लिख दिया ना, ACW लिख देता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे गए, आप गए ए से बी, वर्क डन ए से बी और फिर वापस बी से ए से बी जब आप गए तो एक्सपैंड हुए तो प्लस का A2, और बी से ए जब आप गए तो कंप्रेशन हो रहा है तो माइनस का A1, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का A1। अब A2 माइनस है A1, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव? तुम बोलोगे सर यार ये A2 तो जो है वो इतना सा है और A1 इतना बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ एरिया ऑफ लूप। तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, वर्क डन अगर निकालना है इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और जो आपका वर्क डन होगा वो डेल्टा क्यू के इक्वल भी आ जाएगा। इसमें यहां तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ अभी तक तो नहीं होगी। अब कोई तुम्हें बोले कि नहीं 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 हम तो है ना सर यहां पे स्पेसिफिक हीट भी निकालना पसंद करेंगे, यार स्पेसिफिक हीट भी निकाल लो, किसने मना किया है भाई? आप जानते हो डेल्टा क्यू आपका आ जाएगा किसके इक्वल, वर्क डन बाय गैस के इक्वल, और इसको आप लिख सकते हो NC डेल्टा टी। तो बड़ी आसानी के साथ फॉर साइक्लिक प्रोसेस यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। ऐसा कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आगे हम बढ़ते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि यार अगर आप एक्सपैंड हुए होंगे तो आप कंप्रेस भी हुए होंगे, और कंप्रेस हुए हैं तो फिर वापस से एक्सपैंड हुए होंगे। तो इस दौरान हो सकता है कि इस प्रोसेस में कुछ हीट आपने रिजेक्ट की हो और कुछ हीट आपने एब्जॉर्ब की हो। और यदि ऐसा हो रहा है कि आपने हीट एब्जॉर्ब भी करी है और हीट रिजेक्ट भी करी है, तो ये डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई यहां? तो डेल्टा क्यू इज द नेट हीट। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, डेल्टा क्यू इज व्हाट, इट इज नेट हीट। जो हीट आपने एब्जॉर्ब करी वो माइनस जो हीट आपने रिजेक्ट करी वो। यहां पर इन दोनों को ही मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ये समझ के चलना मेरे भाई, है ना। जनरली क्या होता है ना कि आप जानते हो कि जो हीट रिजेक्ट होती है उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, लेकिन मैंने यहां ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दिया है, तो आपको ये समझना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में ही लेनी है। मतलब मान लो अगर उसने 200 जूल्स एब्जॉर्ब करी और 100 जूल रिजेक्ट करी, तो नेट कितना एब्जॉर्ब हुआ, 200 प्लस में और 100 माइनस में, मतलब 200 माइनस 100। क्लियर है ये बात? या 100 एब्जॉर्ब करी और 200 रिजेक्ट करी, तो 100 एब्जॉर्ब करी 200 रिजेक्ट करी, तो ये पॉजिटिव में लिखना है ना, क्योंकि माइनस मैंने यहां पे लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली नेट हीट। क्या आ जाएगा आपका, नेट हीट, या तो एब्जॉर्ब्ड या रिजेक्टेड, वो डिपेंड करता है। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगी इसका मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब रिजेक्ट हुई है। तो कुछ ऐसी कहानी यहां पर आपकी रहेगी। अब साइक्लिक प्रोसेस में एक हम नई चीज और डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ दैट साइकिल। भाई साइक्लिक प्रोसेस जब भी होगा तो वहां पे कंप्लीट साइकिल बन रहा होगा, जिस पॉइंट से चलोगे उसी पॉइंट पे घूम फिर के वापस पहुंच जाओगे। तो ऐसा करते वक्त
जैसा मैंने बताया कि कुछ ना कुछ गैस ने वर्क किया होगा, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट हुई होगी। तो एफिशिएंसी हम यहां पे निकाल रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ईटा से। तो एफिशिएंसी किसी भी चीज की निकाली जाती है तो वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपको कितना आउटपुट मिला और आपने कितना इनपुट दिया। जैसे मान लो यार आप जो है कुछ काम करने गए, है ना, मान लो आप जो है कार खरीदने गए, आपने 30-40 लाख की कार खरीदी, ठीक है, और कार जब आप खरीद के लाए, पता लगा अगले ही दिन वो जो है वो मतलब काम मांग रही है मैकेनिक का, मतलब खराब हो गई, ठीक है, और थोड़े 1 महीना गुजरा नहीं कि पता लगा इसके तो इंजन ही जाम हो गया, मतलब 10 उसमें कमियां निकलने लग गई। तो आप शोरूम में जाके क्या कहोगे, अरे भाई यार क्या मतलब पैसे 40 लाख दिए और तुमने कार दिए 10 लाख की भी नहीं, है ना, इससे अच्छा तो 10 लाख की कार आ जाती है। मतलब आपने 40 लाख इन्वेस्ट किए और आउटपुट आपको मिला कैसा, 10 लाख का, कुछ ऐसा समझो, ठीक है। या फिर ऐसा मान के चलो कि कई बार एक कंपनी में 2 लोग बैठे, है ना, दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, लेकिन एक बंदा है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है एकदम पूरे एफिशिएंसी के साथ, बोलते ना ये एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट है ना, और ये एम्प्लॉय बड़ा कम एफिशिएंट है यार, मतलब सैलरी दोनों सेम उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छे से काम कर रहा है और एक बिल्कुल ही अच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो इनपुट दोनों को सेम दिया जा रहा है लेकिन आउटपुट दोनों का बिल्कुल अलग है। ये क्लास की बात कर लो, क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में पढ़ा रहा हूं अगर मैं, तो इनपुट सबको सेम मिल रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा बच्चों का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आउटपुट एकदम डिफरेंट होगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, यहीं से कैलकुलेट होती है एफिशिएंसी, कि भाई एफिशिएंसी किसकी अच्छी होगी, एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी जो अच्छा आउटपुट देगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप बात कर रहे हो, तो साइक्लिक प्रोसेस में आप इनपुट क्या दे रहे होंगे, हीट, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा होगा, मैकेनिकल वर्क जो गैस ने किया होगा। तो बस आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हीट नेट नहीं लिखनी है, मान लो एक गैस थी, उसको आपने टोटल 100 जूल्स हीट दी और उस गैस ने उस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान 50 जूल हीट निकाल दी, और आपसे कहता है कि भाई बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई डेल्टा क्यू कितना आएगा, तुम बोलोगे सर डेल्टा क्यू तो बड़ा आसान है, तो -50 ये जो है डेल्टा क्यू आ जाएगा। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 20, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, तुम कहोगे सर 100 - 20 मतलब 80 नेट हीट एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा यहीं अगर मैं तुमसे पूछूं यार फिर वर्क डन कितना आएगा, तुम बोलोगे सर वर्क डन, मैंने कहा हाँ भाई वर्क डन, बोले सर वर्क सिंपल है, आप यहां से वर्क डन जो है आपका इसी के तो इक्वल आता है, डेल्टा क्यू के इक्वल, तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के लिए किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू के इक्वल, क्योंकि डेल्टा यू तो हमारा क्या है, वो तो हमारा 0 है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यार एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर एफिशिएंसी होगी टोटल वर्क जो कि है 80 जूल, और हीट एब्जॉर्ब्ड ओनली पॉजिटिव मतलब जो सिर्फ एब्जॉर्ब हुई, तो ऐसा मत करना कि 80 लिख दोगे हीट एब्जॉर्ब, बोले सर नेट हीट एब्जॉर्ब तो 80 ना, नेट की बात नहीं कर रहे हैं हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमने कितनी दी थी, बोले सर हमको वापस मिल गई, यार ये तो लॉस हो जाएगा इसका, हमने दी कितनी थी, हमने 100 दी थी। तो यहां जो ये नीचे लिखा हुआ है ये नेट हीट एब्जॉर्ब नहीं लिखा हुआ है ना, आपने जितनी भी बार हीट सप्लाई करी होगी तो सप्लाई करती हुई हीट आपको लिखनी है, यहां कितनी करी थी हमने 100, तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.8। इसको आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, तो परसेंटेज में क्या करते हैं कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको बस 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ खास नहीं, बस 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी इज 80%, 80% एफिशिएंसी रहेगी इस साइकिल की, इस एग्जांपल में। तो ये डिपेंड करेगा यार, किसी साइकिल में हो सकता है वर्क अलग हो, किसी साइकिल में वर्क अलग हो, तो अलग अलग साइकिल की एफिशिएंसी अलग अलग आपकी आएगी, मतलब अलग अलग साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी आपकी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम,
इस वजह से डेल्टा यू आपका 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन जो है सीधे सीधे कैसे निकल जाएगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, ठीक है। और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। और उसके बाद हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, और फिर एट लास्ट हमने बात कर ली किसकी, एफिशिएंसी की। तो भाई अब जो है हम साइक्लिक प्रोसेस पे सवाल ही सवाल देखेंगे बस। तो बड़े ही आसान से सवाल है, और इनके सॉल्यूशन भी बड़े ही आसान है ना। तुम भी बोलोगे सर सॉल्यूशन आसान है तभी तो आसान बोल रहे हो सवाल को। खैर, तो यहां आपको क्या दे रखा है, बोल रहा है n moles of a diatomic gas undergoes a cyclic process A B C A, मतलब A से B गए, B से C गए, C से A गए। इस टाइप का ये साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां जो है आपको ये थोड़ा सा यार ये है ना लाइन मैंने ये है ना ओरिजिन से पास हो रहा है एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एक मिनट। हाँ, तो यहां पर क्या है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यार ए से बी अगर आप जा रहे हो तो आपको साफ दिख रहा है इट इज आइसोकोरिक। फिर बी से सी जब आप जा रहे हो तो ये आपको साफ दिख रहा है ये है आइसोबैरिक। और जब आप सी से ए जा रहे हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ गया, तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी प्रोसेस नहीं है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आ जाएगा, जिसमें PV की पावर K और K की वैल्यू है -1, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब सुनो, तो हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहले तो भाई सी पे वॉल्यूम कितनी होगी, चलो देख लेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, चलो ठीक है। टोटल हीट गिवन टू द गैस वो कितनी होगी। इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, इफ यस हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द एफिशिएंसी। कुल मिला के 5 चीजें यहां पर एक एक करके पूछी गई हैं। अब ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहली बात हमसे पूछा जा रहा है कि भाई वॉल्यूम एट सी। तो यार आप इस लाइन की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो, लाइन की इक्वेशन की मदद से आप एक काम कर सकते हो, या फिर आप सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा के काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये कहा कि भाई आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा पिंकी छोटा वाला, बोले हाँ दिख रहा है सर। और ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, बोले हाँ ये दोनों ही ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। क्या दोनों सिमिलर हैं, बोले हाँ सर ये तो सिमिलर है ही, नो डाउट। तो सिमिलर अगर है ये दोनों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो यार यहां का ये जो गैप है वो कितना है, वो है P0। ये गैप कितना है V0, और ये गैप कितना है, ये है 2P0। और ये वॉल्यूम मुझे नहीं पता, इसको मैंने V बोल दिया। P0 से P0 कटा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि V जो आ रहा है वो आ जा रहा है 2V0, जो कि आ जाएगा वॉल्यूम एट पॉइंट सी। तो सिमिलर ट्राइंगल से मैंने ये चीज निपटा दी, इसमें कहीं कुछ खास है नहीं। क्या आ जाएगा अपना 2V। पहला तो एकदम बच्चों वाला सवाल था, 9th क्लास के बच्चों को दे दूं तो वो भी कर देगा जिसने भी सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है। इस सवाल का थर्मोडायनेमिक्स से तो कुछ लेना देना था ही नहीं। क्लियर। चलो, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कैसे बढ़ते जा रहा है, और मान लो टेम्परेचर बढ़ते 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 कहीं पे कम होने लगा होगा, तो बस जहां से वो कम होने लगा वहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। भाई टेम्परेचर मैं कह रहा हूं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब जहां से वो कम होने लगेगा वहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आने लगेगी।
तो बात करते हैं हम पहले ए से बी प्रोसेस की कहानी क्या कह रही है कि ए से बी प्रोसेस में हो क्या रहा है आखिरकार। तो ए से बी प्रोसेस में क्योंकि आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो आप जानते हो कि ए से बी के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। नो डाउट यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं बी से सी की। तो इस बार तुम खुद सोचो कि बी से सी जाने पर क्या हो रहा होगा। बी से सी जब मैं जा रहा हूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बी से सी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो ए से बी गए तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, बी से सी गए तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब सी पे अब तक का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं सी से ए। तो सी से ए जब मैं आ रहा होऊंगा तो यहां पर क्या होगा, जब आप सी से ए आ रहे हो तो आपका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। और वॉल्यूम प्रेशर दोनों ही यदि कम हो रहे होंगे तो आपको ये नहीं लगता कि अगर ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है और ये कांस्टेंट है तो ओवरऑल वैल्यू आपकी कम हो रही है, मींस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। आप जरा खुद सोचें कि ए से बी जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी से सी जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी से ए आते वक्त टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा भाई, सी पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होगा। सर लेकिन अब ये निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं यार, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट कर दो। बोले मतलब नहीं समझे सर। मैंने कहा यार यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो ठीक है सर, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो उसके हिसाब से आप यही कहना चाह रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स एट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एट सी। तो प्रेशर, वॉल्यूम और एन, ओह सॉरी, प्रेशर, वॉल्यूम और आर, टेम्परेचर कितना टी नॉट। तो यहां का टेम्परेचर अपने को दे रखा है ए पॉइंट पे कितना टी नॉट। अब सी पॉइंट पे आप जानते हो प्रेशर आपका हो गया है डबल, वॉल्यूम भी आपका हो गया है डबल, आर तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा वो आपको यहां से बड़े आसानी से पता लग जाएगा। इट इज 4 टी नॉट, है ना। एकदम बच्चों वाला सवाल चल रहा है, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, एकदम बच्चों वाली कहानी चल रही है। क्या आ जाएगा अपना 4 टी नॉट। चलो आगे देखते हैं और क्या पूछा इसने। बोला टोटल हीट गिवन टू द गैस। अरे ये तो और आसान है सर, कैसे, एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। एरिया अंडर द कर्व, तो सर ये क्या है, ट्राइंगल दिख रहा है हमको, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो ट्राइंगल का एरिया लिख दो सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसा मान लेते हैं ये इसका ऐसा बेस और ये हो गई हाइट, मतलब ट्राइंगल को ऐसा करके देखे तो हाफ इंटू ये वाला गैप इंटू ये वाला गैप। तो आपको पता है ये कितना है, ये है आपका 2v0, अभी अभी हमने निकाला था। ये जो गैप है वो आ रहा है v0 और ये गैप आ रहा है आपके पास p0। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू p0 इंटू v0। बड़ी आसानी से आप यहां पर डेल्टा क्यू या आप कहें वर्क डन आराम से निकाल सकते हैं। इट इज हाफ p0 v0, बड़े आसानी से। अब एक चीज बची है जो है हमारी क्या, इज हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। क्या हीट रिजेक्ट हुई है, और यदि हुई है बताइए कि वो कहां पर कितना रिजेक्ट हुई होगी। तो यार आपको दिख रहा है कि ये है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट तो पॉजिटिव ही आएगी, NCV डेल्टा टी। आइसोबैरिक में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट पॉजिटिव ही आएगी। तो ए से बी तक हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बी से सी तक भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जब आप बात करते हो सी से ए की, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है तो सी से ए के लिए वर्क डन भी हमारा नेगेटिव है। मैं इधर लिख ही देता हूं तरीके से, क्या, एक मिनट यार, ये छठा होगा ना अपने पास, वो तीसरा था, ये अपना है तीसरा। चौथा जो है वो क्या कह रहे हैं हम, हमारे से हीट कहां रिजेक्ट हुई। तो आप जानते हो कि सी से ए वाले प्रोसेस में सिंस वर्क डन इज अ नेगेटिव, कोई बोले सर वो नेगेटिव कितना होगा वो बताओ। मैंने कहा यार कोई नहीं, सी से ए के लिए आप वर्क डन बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। बोले सर ये तो ट्रिपीजियम है, हाँ तो लगा दो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, और नहीं याद है तो बोल दो रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो रेक्टेंगल कितना आ जाएगा p0 और ये v0, p0 v0, और ट्राइंगल कितना आ जाएगा हाफ v0 और ये p0। तो आपके पास ट्रेपीजियम का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा p0 v0 प्लस
हाफ पी नॉट वी नॉट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। और क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको माइनस का, तो पी नॉट वी नॉट प्लस हाफ पी नॉट वी नॉट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 पी नॉट वी नॉट, और यहां साइन आ जाएगा आपका कैसा, नेगेटिव। तो ये साइन जो है वो आपका आ जाएगा कैसा, नेगेटिव। एक मिनट बस, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों आया नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा था। अच्छा सर, तो वर्क डन के बारे, सॉरी डेल्टा यू के बारे में बता दीजिए। मैंने कहा यार डेल्टा यू तो हम यही लिखेंगे NF/2 R डेल्टा टी। हाँ लिखेंगे तो सही। तो यहां पर हमको डाई एटॉमिक गैस दी गई है, मुझे लगा दे ही नहीं रखी। और डाई एटॉमिक के लिए हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 होता है तो आप सीधे सीधे यहां से लिख सकते हो कि N 5/2 R और डेल्टा टी। तो भाई डेल्टा टी 4T0 से टेम्परेचर आपका T0 हो गया है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3T0। तो साफ साफ आपको यहां से पता लग रहा है इट इज 15/2 माइनस का NRT0। NRT0 का मतलब P0 V0। तो आपका डेल्टा यू भी नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा यू भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और यहीं से अब हम क्या कर सकते हैं, यहीं से हम CA वाले प्रोसेस में डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू प्लस वर्क डन CA के लिए। अब बताओ यार कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं यहां पर, ठीक है। अब देखो जिसको भी है ना इन चीजों से थोड़ा सा डर लगता है ना, तो एक बात बताता हूं, अगर कभी भी किसी भी चीज से डर लगे तो उसका सामना करो। सच्ची बता रहा हूं, डर अपने आप निकल जाएगा। डर तब तक ही रहता है जब तक तुम उस चीज से भागते हो। जिस दिन तुम जिस चीज से डर रहे हो उसको आंख दिखा के सामने खड़े हो जाओगे ना, तुम्हारा डर अपने आप निकल जाएगा। सच बोल रहा हूं, बात सिर्फ सवालों की नहीं है, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की अपने आप डर निकल जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं सर हमें हमारे पेरेंट्स से डर लगता है, पता लगे पेरेंट्स के सामने आंख निकाल के खड़े हो जाओ। भाई पेरेंट्स से डरना नहीं चाहिए, पेरेंट्स की तो इज्जत होती है। डर और इज्जत में काफी चीजें, काफी डिफरेंस है ना। और सर ये आपने बात क्यों बोली, इसलिए क्योंकि यार मैं जानता हूं, है ना, कि हमारे कमेंट सेक्शन में कई बार कुछ ज्ञानचंद भी आते हैं, है ना, तो ज्ञान देने लग जाएंगे। अरे सर ऐसे तो आप मतलब कह रहे हो कि हम पेरेंट्स को आंख दिखा दे, तो भाई पेरेंट्स से डरा नहीं जाता है, पेरेंट्स की इज्जत की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो सर फिर भी डर तो लगता है ना, हाँ वो डर वाली इज्जत होती है यार, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। चलिए, तो W वो आ रहा है अपने पास कितना, माइनस का 3/2, और ये आ जा रहा है कितना, माइनस का 15/2 P0 V0। एकदम लोकल सवाल, ये आ जाएगा माइनस का 9 P0 V0, ठीक है। ये आ गया आपके पास डेल्टा क्यू फॉर C2A। एकदम इजी सवाल है ये, इसमें कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक बार बस मैं ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा क्यू। क्या किया, कुछ नहीं, बस वर्क डन सॉरी वर्क निकाला, डेल्टा यू निकाला और इसको ऐड कर दिया, NF/2 R डेल्टा टी। अब तुमसे क्या पूछ रहा था इसमें कि वो रिजेक्टेड निकाली, फाइंड आउट द एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। एफिशिएंसी निकालने का मतलब क्या है कि टोटल वर्क कितना था वो देखो। चलो देख लेते, टोटल वर्क कितना किया भाई, ये रहा हाफ P0 V0। तो हाफ P0 V0 और अपॉन हीट एब्जॉर्ब। अब तुम कहोगे अरे सर अब क्या हीट एब्जॉर्ब निकालेंगे क्या, अरे नहीं, हीट एब्जॉर्ब निकालने की जरूरत नहीं, आप खुद देखो, खुद सोचो। आप जानते हो कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज व्हाट, इट इज Q1 माइनस Q2। Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब, Q2 इज द हीट रिजेक्टेड, है ना, या ऐसा लिख दो कि हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड। क्या वर्क डन बाय द गैस साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये होगा, बोले हाँ सर होगा। क्या तुमने वर्क डन बाय गैस निकाल रखा है क्या, हाँ सर निकाल रखा है ना, हाफ P0 V0। दो इसको हाफ P0 V0। हीट रिजेक्टेड तुमने निकाल रखी है क्या, बोले हाँ निकाल रखी है सर, कितनी हीट रिजेक्टेड निकाल रखी है, 9 P0 V0। लिख दो 9 P0 V0।
तो हीट एब्जॉर्ब्ड जो आ रही है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अपने पास हाफ पी नॉट वी नॉट प्लस 9 पी नॉट वी नॉट। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि हम इधर क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस, और इधर हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हीट एब्जॉर्ब जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं वर्क हीट एब्जॉर्ब को मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय द गैस प्लस हीट जो हमने रिजेक्ट की, ये पॉजिटिव ही रखनी है वैल्यू। तो वर्क डन बाय द गैस इज हाफ पी नॉट वी नॉट। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सर यहां तो आपने अभी वर्क डन बाय द गैस -3/2 पी नॉट वी नॉट निकाला है। मेरे भाई ये सीए प्रोसेस का है, इधर जो वर्क डन लिखना है वो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का होना चाहिए। तो साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन हाफ पी नॉट वी नॉट, और हीट एब्जॉर्ब तो वर्क डन अपना था हाफ पी नॉट वी नॉट, और हीट एब्जॉर्ब कितनी आ रही है, हीट रिजेक्टेड कितनी आ रही है, वो आ रही है 9 पी नॉट वी। यहां पे ये वैल्यू आपको प्लस में ही लिखनी है। क्यों लिखनी है प्लस में, क्योंकि आप बात को समझो, जब मैं लिखता हूं वर्क डन बाय गैस तो मैं लिख रहा हूं हीट एब्जॉर्ब माइनस रिजेक्टेड, ये माइनस में ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो यहां लिखते वक्त इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 9 पी नॉट वी नॉट। तो ये उधर जाके माइनस, देखो माइनस का 9 पी नॉट वी नॉट, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहां, इसकी वैल्यू मैंने प्लस लिखी, तो ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो वर्क डन प्लस 9 पी नॉट वी नॉट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9 to 18, तो 1/90, 9 to 18 प्लस 1, हाँ तो 1/19। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको जो है समझ में आई होगी। एक मिनट, हाँ जी, तो यहां अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी आपकी 1/19 तो आई रही है, इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालोगे तो क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/19% इसका आंसर हो जाए। ठीक है, चलो तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल भी आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दिया गया है और पीवी कर्व आपको दिया गया है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग टीवी कर्व एंड पीटी कर्व। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको पीवी कर्व दे रखा होता है और उससे फिर टीवी कर्व और बाकी के डिफरेंट कर्व्स बनाने होते हैं, वो भी बड़े आसान आसान एकदम चंदू सवाल होते हैं वो भी। तो पहले तो इसका वर्क डन देख लेते हैं। तो भाई वर्क डन बाय द गैस में क्या कहूंगा, वर्क डन बाय द गैस मैं इधर ही निपटा देता हूं यार इसको। तो वर्क डन बाय द गैस अपने पास आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो भाई ये गैप आपका कितना दिया गया है, ये दिया गया है वी नॉट, ये गैप कितना दिया गया है, ये दिया गया है पी नॉट, बस पी नॉट वी नॉट, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव, बात खत्म, पैसा क्लियर। अब सुनो बात, अब ऐसे एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे यहाँ क्या कहा गया है, आपको टीवी कर्व बनाना है। चलो हम पहले बनाते हैं टीवी कर्व, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दी टेम्परेचर वाली एक्सिस, और ये मैंने बना दी वॉल्यूम। टी से मतलब टेम्परेचर और वी से मतलब वॉल्यूम। अब इनिशियल पॉइंट हमारा ए ही लेके चलेंगे, तो ए पे मैंने मान लो कह दिया टेम्परेचर कितना था, टी नॉट। तो एक बार है ना टेम्परेचर के टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो अगर ए पे टेम्परेचर टी नॉट था, वॉल्यूम सेम रहा, प्रेशर डबल हो गया, तो प्रेशर के डबल होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि आइसोकोरिक में आप जानते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां पे टेम्परेचर हो गया डबल। फिर उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो गया, और आप जानते हो कि आइसोबैरिक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम अगर डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो 2 टी नॉट का डबल कितना हो जाएगा, 4 टी नॉट। अब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में प्रेशर आधा हो गया है, प्रेशर आधा हो गया तो टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा, मतलब 2 टी नॉट। आपको यह समझना होगा कि यहां पर बी और डी वाले जो पॉइंट्स हैं उन पे टेम्परेचर रहेगा सेम, टी नॉट, 2 टी नॉट और 4 टी नॉट। यहां पे मैं मार्क कर लेता हूं। तो मैंने कहा कि भाई कहीं यहां है अपना टी नॉट, यहां है अपना कहीं 2 टी नॉट, और ऐसे ही कहीं यहां पर है अपना 4 टी नॉट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे। सबसे पहली कहानी है अपनी क्या, आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक में तो कोई
दिक्कत विक्कत है ही नहीं। तो सर क्यों दिक्कत नहीं है? मैंने कहा यार आइसोकोरिक में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो ये अपना टेम्परेचर था और मैंने कहा ये रही वो वॉल्यूम, तो आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है यहां तक, ठीक है, जिसपे और ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर कितना हो गया 2T नॉट। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, हम ए से ई पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप जानते हो कि भाई आपका जो प्रोसेस है वो होने जा रहा है आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो बी से सी वाली जो लाइन आएगी वो ओरिजिन से पास होती हुई दिखेगी अपने को। बी से जो लाइन जाएगी ये कैसी जाएगी, ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी बी से सी। क्यों? क्योंकि इट इज आइसोबैरिक और ये टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा। तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि यहां से चलो और यहां तक चलो। फिर अब यहां तक चले, अब जब आप बात करते हो तो आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगेन इट इज व्हाट, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक टेम्परेचर वापस किस पे आएगा, टी नॉट, 2T नॉट पे। तो टेम्परेचर जो है आपका वो आ जाएगा कहां पे, 2T नॉट पे। कर्व जो है वो आपका ऐसे आएगा, है ना। अब यार ये मैंने बना बहुत छोटा सा कर्व दिया, लेकिन बात को समझ जाना। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद अगेन भाई सी से डी आप आ गए, अब डी से ए वापस से आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक है मतलब आपको इनिशियल पॉइंट पे ही आना है, और इनिशियल पॉइंट कैसा पास होता हुआ दिखेगा, इज अगेन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ये आइसोबैरिक है। तो आपको इस टाइप का ये कर्व मिलेगा, ऐसा 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 और ऐसा। बस बड़े आसानी से आप यहां पे चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम वी नॉट और ये वॉल्यूम हो गया आपका 2V नॉट। बात खत्म। ऐसा कुछ हाई फाई चीज यहां हमने करी ही नहीं। इसी तरीके से आप पीटी कर्व भी बना सकते हो। पीटी कर्व की क्या कहानी होगी, पीटी कर्व भी आप ऐसा ही कुछ बना लोगे। या आप क्या कहेंगे पीटी कर्व में, आप कहेंगे कि भाई ये हो गया हमारा प्रेशर और ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है नहीं। प्रेशर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, P नॉट से 2P नॉट तक, और टेम्परेचर, टेम्परेचर 4T नॉट तक जा रहा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये अपने पास था P नॉट और ये अपने पास था 2P नॉट, वहीं पे ये था हमारा T नॉट, ये था 2T नॉट, ये 3T नॉट, और कहीं यहां पर ये 4T नॉट। क्लियर? अब मैं यहां से कर्व बनाने लगूंगा। तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट लेना है आपको, आप भी जानते ही हो अपना बंजारे। तो अपने को लेना है पॉइंट कौन सा, ए पॉइंट से शुरुआत करनी है। अब ए पॉइंट से जब आप जा रहे हो ए से बी, तो ए से बी प्रोसेस है कैसा, ए से बी प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक हो जाने की वजह से आप ये भली भांति जानते हो कि आइसोकोरिक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोकोरिक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा ओरिजिन से पास होता हुआ बनना चाहिए, ओरिजिन से पास होता हुआ बनना चाहिए, और कहां से कहां तक, प्रेशर आपका डबल हो जाना चाहिए। यार हाँ, तो यहां आप देखोगे कि भाई आपका प्रेशर कितना हो गया, ये हो गया डबल, प्रेशर हो गया आपका कितना, डबल। किस पॉइंट पे पहुंच गए आप पहुंच गए बी वाले पॉइंट पे। ए से आप सीधे पहुंच गए कहां, बी। अब इसके बाद बी से सी, बी से सी जो है वो है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
अच्छा यार ये भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा, ये 2T0 पे आप पहुंच गए हो। अब B से C जब आप पहुंचोगे तो आप जाओगे आइसोबैरिक, और कहां तक जाओगे, टेम्परेचर आपका 4T0 चले जाएगा। तो भाई सीधे सीधे चल लो इधर से, सीधे सीधे चलो, और कहां तक चलो, आप चलो 4T0 तक। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी शायद। ये आ गए हम C तक आइसोबैरिक। तो कैसे कैसे चले, पहले गए हम ऐसे, फिर हम गए ऐसे। अब क्या हो रहा है, या मैं इसको ऐसा करता हूं, कलर ही दूसरा ले लेता हूं ना, येलो कलर से बना देता हूं, जिससे कि ये अलग से चमक, अरे वाह अंग्रेज, ये अलग से चमकता हुआ दिखे, तो येलो कलर से बना, कर्व ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। अब इसके बाद आप जानते हो कि C से D इज अगेन आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है तो यार आ जाओ, आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में आपका ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, तो एक कर्व ऐसा बना दो आप। टेम्परेचर क्योंकि आपको कहां लाना है, वापस 2T0 पे, और फिर वो आइसोबैरिक है, कर्व ऐसा बना दो। थोड़ा सा अपना मामला गड़बड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब ठीक है। तो आइसोकोरिक कैसे भाई, क्योंकि इसको जब एक्सटेंड करोगे तो ये ओरिजिन से पास होना चाहिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बस इस टाइप का कर्व बन जाएगा, तो आपको एक एक चीज यहां पे मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। तो हर चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, और इस तरीके से आप जो है यहां पर ये कर्व बना देंगे, तो ये आपका PT कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहां पर इस तरीके से हम कर्व को बना लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहा जा रहा है, टीवी कर्व और साइक्लिक प्रोसेस इज शोन बिलो। ठीक है, तो टीवी कर्व दे रखा है। अब ऐसा नहीं एरिया अंडर द कर्व निकाल के तुम वर्क डन निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर टीवी कर्व दिया हुआ है, तो यहां आपको कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर n, फाइंड द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। टोटल वर्क डन जो है आपको यहां पे निकालना है। अब ध्यान से सुनना पूरी बात। भाई टीवी कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व तो निकालेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, तो यार पता कर लेते कौन कौन से प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। अब तुम्हें पता है आइसोकोरिक में तो कुछ वर्क होता ही नहीं है, तो A से B अगर आप देखोगे तो वर्क आएगा 0, B से C अगर आप देखोगे तो B से C के लिए वो आइसोथर्मल है, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा nRT0 ln ले रहे हो तो 2.303 लगाने की जरूरत नहीं है, और वॉल्यूम आपकी V0 से 2V0 जा रही है, तो V फाइनल है 2V0 और V इनिशियल है V0। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात कि ये 2 आएगा, V0 से V0 कट जाएगा, तो ln 2। सिमिलरली अगर मैं फिर बोलता हूं C से D तो वर्क डन आ जाएगा 0, क्योंकि आइसोकोरिक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं D से A की, तो वर्क डन आएगा nR, ओहो देखो क्या गजब, यहां 2T0 आएगा। क्यों आएगा 2T0, क्योंकि B से C जब आप जा रहे हो तो टेम्परेचर 2T0 है, B से A जब आप आ रहे हो तब आपका टेम्परेचर T0 है, लेकिन इस बार वॉल्यूम 2V0 से V0 हो रही, तो फाइनल वॉल्यूम आपकी जो है वो V0 है और ये 2V0 है, तो ये 1/2 आएगा। और इसको आप अगर समझ पा रहे हो तो माइनस का ln2 भी लिख सकते हो, ये रिजल्ट में आ जाएगा माइनस का ln2। तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट वर्क डन बाय द गैस कितना आया, तो बड़े ही आसानी से आपको यह जवाब मिल रहा है, इट इज nRT0 ln2, है कि नहीं। ये तो आ गया आपका वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन बाय द गैस आ गया, यही शायद निकालना था और तो कुछ करना नहीं था। आप कोई बोले नहीं सर हमको तो एफिशिएंसी भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो यार वो चेक करना पड़ेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा हीट कहां कहां एब्जॉर्ब हुई। तो एफिशिएंसी के लिए आप जानते हो आइसोकोरिक में टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट दी होगी, यहां आइसोथर्मल में वर्क डन पॉजिटिव है तो यहां भी हीट दी होगी। आइसोकोरिक में यहां से टेम्परेचर कम हुआ है तो ये हीट बाहर निकली होगी, और आइसोथर्मल में कंप्रेशन हुआ है, तो कंप्रेशन हुआ है तो वर्क नेगेटिव, तो हीट भी बाहर निकली होगी। तो हीट यहां एब्जॉर्ब हुई है ए से बी तक और बी से सी तक। तो यदि आप निकालना चाहते हो तो अगेन, अगर आप चाहते हो मानो निकालना,
तो यहां की हीट तो बड़े आसानी से निकल जाएगी। कैसे? NCV डेल्टा T से। अब CV निकालने के लिए वो गैस के बारे में पता होना चाहिए था जो नहीं दिया गया है। अगर मोनोएटॉमिक होती तो 3/2 आ जाता CV, डायटोमिक होती तो 5/2 आ जाता, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक होती तो अपने पास 6/2 आ जाता, मतलब 3 आ जाता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कैसे निकलती है। हालांकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला रहता है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, हमारे इधर इतना डेप्थ में वो नहीं जाएंगे, है ना, मतलब बाकी स्ट्रक्चर्स, वो बस डायटोमिक और नॉन लीनियर गैस तक की बात करेगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर नहीं किए जाएंगे, है ना, बहुत ही हायर टेम्परेचर पे वो कंसिडर किए जाएंगे, सब कुछ बताया है। हाँ जी, तो डेल्टा क्यू आप निकाल सकते हो NCV डेल्टा T से, और यहां से डेल्टा क्यू आप वर्क डन से निकाल सकते हो। बस निकाल लो और इधर चिपका दो और उससे जो है आपका एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकल जाएगा। बड़े आसानी से यू कैन फाइंड व्हाट एफिशिएंसी। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में भी आपको यहां निकालना है वर्क डन। यहां ये जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा दिया गया है कि यहां मैं A से B जा रहा हूं, फिर C जा रहा हूं, फिर ऐसा जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात ये कि यहां क्योंकि ये पीवी कर्व दे रखा है, तो पीवी कर्व दे रखा है तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां मुझे कोई आपत्ति नहीं एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप निकालने के लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट यार। हाँ भाई, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था यहां पर कि वर्क डन बाय द गैस, तो हमें यहां ये साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहली बात, प्रोसेस कैसा है अपना, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि हम जा रहे हैं, देयरफॉर आप जानते हो कि वर्क डन जो आएगा गैस का हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। मेन चीज है ये नेगेटिव। बाकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई। अब आपको दिख रहा होगा, कई लोग बोलेंगे सर ये है ना सेमी सर्कल है, ये आधा सर्कल ये रहा और आधा सर्कल ये रहा, इस आधे सर्कल का एरिया निकाल लो, इस आधे सर्कल का एरिया निकालो। लेकिन ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि आपके पास जो ये एरिया निकालोगे आप, बात तो सही है, लेकिन ये सर्कल है ये आप नहीं बोल सकते, हो सकता है ये इलिप्स भी हो। और इलिप्स का जो एरिया होता है, इलिप्स का एरिया आता है हमारे पास कितना, वो आ जाता है पाई AB। इलिप्स का एरिया कितना आता है, पाई AB। क्या आता है इलिप्स का एरिया, वेयर A इज द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और ये सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर आपको इलिप्स का एरिया निकालना है आधे इलिप्स का, तो वो आ जाएगा पाई AB/2। सबसे पहली बात, अगर मैं ये ABC से बात करूं तो ये जो चीज आ रही है इतना एरिया, तो भाई ये गैप कितना है, ये गैप अगर आप देखोगे तो 2 से 3.5, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1.5 लीटर है। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना मत भूलना। और ये वाला गैप अगर आप देखोगे तो ये आ जा रहा है आपका कितना, 2 ATM। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि द सेमी माइनर एक्सिस इज व्हाट इट इज, 2 ATM, और सेमी मेजर एक्सिस इज 1.5/2 लीटर। तो एरिया जब आप निकालोगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि पाई ए आ जाएगा इसका हाफ, तो ए आ जाएगा 1.5/2 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये लीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ और ये जो है मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये दिया गया आपको 2 ATM। पाई ए और बी कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻³ तो ये तो आ जाएगा ऊपर वाला एरिया। भाई तुम खुद सोचो कि ये जो इलिप्स बनता, शायद ऐसा इलिप्स बन रहा होता, मान ये बड़े वाले स्फीयर में सिर्फ इतना सा हिस्सा ही तो है, आपको निकालना है ये ए और ये बी। ये बी तो आपको दिया ही हुआ है, इट इज 2 ATM। ATM मतलब, ओहो देखो कहां दिमाग, ATM मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये गैप आपको दिया हुआ है 1.5, 3.5 - 2 1.5, तो 1.5 का आधा, ये कहानी यहां तक हो जाएगी। तो ये वाला एरिया प्लस दूसरा एरिया पाई, तो छोटा वाला जो है आपका ये आधा इलिप्स,
तो ये जो गैप है वो दिया हुआ है 1 ATM। तो ये तो सेमी माइनर या मेजर बोल सकते हो इसको, तो ये तो आपके पास 1 ATM मतलब 1 × 10⁵ आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो आधा ही है। और ये गैप आपका कितना है, ये है 0.5, तो 0.5 का भी आधा, तो 0.5 का आधा और इंटू 10⁻⁻3, तो ये यहां से आपका ये वाला एरिया आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाले आधे एलिप्स का एरिया, नीचे वाले आधे एलिप्स का एरिया, और यहां से ये पाई कॉमन निकल गया। अब जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर लो। तो 10⁻3 और 10⁵, तो -3 और 5 ये 2 आ जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 10⁻2 बन के कॉमन आ जाएगा। फिर यहां से आ रहा है अपने पास कितना 1.5, तो ये 2 से ये 2 उड़ गया, और यहां पे आ जा रहा है अपने पास 0.5/2। ऐसा कर लेते, यही देख लेते सीधा यार, काटा क्यों इसको, है ना। तो यहां से आपको दिख रहा है भाई ये 1.5 × 2 आ जाएगा 3, तो 3/2 प्लस 0.5/2, तो अपने पास ही आ जाएगा 3.5/2, ठीक है। और बाकी कहानी मतलब अगर मैंने कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करी है तो भाई आ जाएगा 3 और 3 प्लस 0.5, तो 3.5/2, और बाकी चीज एज इट इज। तो ये आपका वर्क डन बाय गैस आ जाएगा, खत्म। ये जो है आपका जवाब होगा यहां से, ठीक है। कितना, माइनस का 3.5/2 पाई इंटू 10⁻2 जूल्स। जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कर लो, है ना भाई। जैसे तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं तो इसको काटूंगा, हाँ तो काट दो भाई, कितना आ जाएगा ये, बोले सर 100 है तो ये 50 आ जाएगा, सर इससे मैं ये 0 उड़ा दूंगा, उड़ा दो। और सर 35 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 25, और ये 2 5 3 15, इतना जूल्स, ठीक है, क्या दिक्कत है, सही है सब कुछ। इस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से इसको सॉल्व यहां पर कर सकते हो, क्लियर। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगा, इसमें एफिशिएंसी निकालना बड़ा आसान रहेगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम नई चीज पे आते हैं जो है अपना फ्री एक्सपेंशन। ये भी अपने आप में एक अलग टाइप का प्रोसेस है। और फ्री एक्सपेंशन की जब आप बात कर रहे हो तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सपैंड तो हो रहा होगा। तो तुम बोलोगे सर एक्सपैंड तो पहले भी हो रही थी चीजें, हाँ पहले हो रही थी चीजें, लेकिन पहले थोड़ा सा अलग बात ये थी कि वहां पर जब भी एक्सपेंशन होता था तो ये पिस्टन के इस तरफ कुछ ना कुछ फोर्स जरूर प्रेजेंट होता था, भले ही वो आउटर प्रेशर की वजह से लग रहा, एक फोर्स लग रहा होता था। तो गैस को भी इसको धक्का लगाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा था। अब ऐसा मानो कि यहां पर ये बाहर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, बाहर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या होगा, फ्रीली एक्सपैंड होगी। मतलब गैस के बाहर क्या है, वैक्यूम। तो पिस्टन को जैसे रिमूव करोगे तो गैस वैक्यूम में एक्सपैंड होगी। अब वैक्यूम में जब एक्सपैंड होगी तो गैस किसी के ऊपर फोर्स लगा ही नहीं रही, पिस्टन विस्टन कुछ है ही नहीं वहां पे, तो गैस जो है वो किसी के ऊपर भी फोर्स लगा नहीं रही है। तो फ्री एक्सपेंशन की कहानी कुछ इस टाइप की रहेगी कि हमारे पास मान लो ये कंटेनर है और इधर ये हो गया आपका क्या, पिस्टन, ये हो गया पिस्टन। तो यहां इसमें हमने क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और यहां है वैक्यूम। और हमने क्या कर रखा है कि यहां पर इसको एकदम से अलाउ कर दिया, तो गैस क्या होगी भाई, पहले तो हमने यहां पे कुछ स्टॉपर लगा रखा था, तो जैसे ही इसको रिमूव करोगे, जैसे ही इसको आप हटाओगे तो गैस इसमें एक्सपैंड करेगी, तो इसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। लेकिन साथ ही साथ और क्या क्या होगा यहां पे, साथ ही साथ ये वाली जो वॉल्स हैं ये रहेंगी नॉन कंडक्टिंग, तो बाहर से कोई भी मैटर का या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक कंटेनर आप ऐसा लो जिसके अंदर ये वॉल्स हो नॉन कंडक्टिंग, और गैस जो है वो वैक्यूम में फैल रही हो, तो ऐसे केस को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। इफ अ सिस्टम सेज अ गैस एक्सपैंड्स इन सच अ वे दैट नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो नो वर्क इज डन बाय और ऑन द सिस्टम। तो गैस जब फ्रीली एक्सपैंड कर रही है तो वो कोई वर्क भी नहीं करेगी, तो इसी को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन।
तो फ्री एक्सपेंशन में जैसा कि आप जान रहे हो कि वर्क डन बाय गैस क्या रहेगा, 0 रहेगा, और डेल्टा क्यू भी क्या रहेगा, 0, कि नॉन कंडक्टिंग है। सर गैस क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि यार वो जब फैल रही है तो किसी चीज पे फोर्स, वर्क होने के लिए फोर्स लगाना जरूरी है ना, तो गैस किस पे फोर्स लगाएगी? कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है वहां पे, कोई फोर्स ही नहीं लगा रही, तो वर्क डन उसका आ जाएगा 0। और फर्स्ट लॉ से आप कह सकते हो हेंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा यू आपका आ जाएगा 0, और डेल्टा यू अगर आपका 0 आ गया तो यहां पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो आप बोल सकते हो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। अब प्लीज ऐसा मत बोल देना सर ये आइसोथर्मल हो जाएगा क्या? हाँ, बोलने में आप कह सकते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, लेकिन ये वो वाला आइसोथर्मल नहीं है जिसमें हमने पढ़ा था। वहां तो क्या हो रहा था, वहां पे वर्क हुआ करता था, यहां ये फ्री एक्सपेंशन वाली कैटेगरी है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। आइसोथर्मल में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आइसोथर्मल में गैस वर्क करती है, हीट एक्सचेंज होता है, यहां हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, गैस वर्क भी नहीं कर रही। P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल होगा ही होगा। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल इसके ऊपर भी देख लेते हैं, निपटा लेते हैं इसको भी। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, यहां को कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम 2V0, इधर भी V0 इधर भी V0, टोटल वॉल्यूम 2V0 इस पार्टीशन बाय अ फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग वॉल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक नॉन कंडक्टिंग वॉल हमने यहां पे लगा रखी है, तो हीट का एक्सचेंज इधर से उधर जाएगी नहीं वो। ये भी हमारा जो है साइड वॉल्स जो है इस कंटेनर की वो भी नॉन कंडक्टिंग है, ये फिक्स्ड है, और यहां एक स्टॉपर लगा है। राइट साइड ऑफ द पार्टीशन इज वैक्यूम एंड द लेफ्ट पार्ट इज फिल्ड विद द गैस। ये वैक्यूम है, ये इधर गैस है। हैविंग प्रेशर P0 एंड T0, वॉल्यूम आपको पता ही है। इफ द वाल्व इज ओपन, इस स्टॉपर को अगर हमने हटा दिया, फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द 2 पार्ट्स। खत्म, कुछ नहीं है यार इसमें। सबसे पहली बात आप ये जानते ही हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल टेम्परेचर विल बी T0। दूसरी बात आप ये जानते हो कि फाइनली गैस जो है वो इधर भी होगी इधर भी होगी, ऐसा तो है नहीं सारी गैस निकल के यहां से वहां भाग जाएगी, गैस तो यहां भी रहेगी और वहां भी रहेगी, तो फाइनल वॉल्यूम अपना आ जाएगा 2V0। क्लियर, फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपना 2V0। और जब आप बात करोगे यहां पर किस चीज की, प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए आप ये लिख दो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल, और P इनिशियल इज व्हाट इट इज P0, V इनिशियल इज व्हाट V0, P फाइनल हमें पता नहीं, V फाइनल हमें पता है। बड़ी आसानी से आपका फाइनल प्रेशर जो है वो आ जाएगा P0 by 2, P0 by 2 इट इज द फाइनल प्रेशर। खत्म, ये कहानी जो है आपकी हो जाएगी फाइनल प्रेशर की, बस। तो सब कुछ आपने निकाल ही लिया है। तो ये अब हम एक तरीके से फर्स्ट लॉ को खत्म कर रहे हैं, है ना। कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो हम पढ़ लेंगे, जैसे कि एक मीन फ्री पाथ है, तो उसका डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा, कल ही करवा दूंगा। कह रहा था चिंता मत करना, मैं टेंशन और चिंता दोनों एक साथ ही बोलने वाला था, तो टेंशन का टी ले लिया और चिंता का इंता ले लिया, तो मैं टिंचा बोल रहा था, है ना। तो चिंता मत करना भाई, ठीक है, चिंता मत करना, मीन फ्री पाथ भी करवा दूंगा। दूसरा लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की। अच्छा एक और चीज, मोलर स्पेसिफिक हीट, और जो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात नहीं करी है, सॉलिड और लिक्विड के बारे में भी हम बात कर लेंगे। गैसेस के लिए तो आपको पता ही है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, लेकिन सॉलिड वाले केस में क्या होता है ना, Cp इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Cv। क्यों? क्योंकि सॉलिड में वो इतना ज्यादा एक्सपैंड करती नहीं है, इसको चलो कल देख लेंगे हम, है ना। तो सॉलिड में एक्सपेंशन इतना ज्यादा होता नहीं है, तो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे करो कि कांस्टेंट प्रेशर पे करो, एक ही बात है। लिक्विड में हालांकि Cp इज स्लाइटली ग्रेटर देन Cv, है ना, ये कल बता देंगे ना, ये वाली बात भी मैं कल बता दूंगा, तो चिंता मत करना। तो अभी हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या है? पहली बात तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटरकन्वर्टिबल। जैसा आप देख रहे थे, तो यहां पे आप कुछ हीट दे रहे थे तो कुछ वर्क मिल रहा था,
या कुछ वर्क कर रहे थे तो आपको हीट वापस से मिल जाती है। साइक्लिक प्रोसेस हमने देखा, तो साइक्लिक प्रोसेस में आपने देखा ना कि वर्क पॉजिटिव आ रहा था एक केस में, जब आप क्लॉकवाइज जाओगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वर्क नेगेटिव आ रहा है। वर्क पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि उस केस में आप इनपुट दे रहे हो कुछ हीट और आपको आउटपुट में मिल रहा है वर्क। और जब आप क्लॉकवाइज जब जा रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस में जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो वर्क आपका पॉजिटिव आ रहा है और हीट आपकी पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी और तब जाके आपको कुछ वर्क मिलेगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज की बात करोगे तो वर्क आपका नेगेटिव आएगा और हीट भी आपकी नेगेटिव आएगी। उस केस में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा होगा और सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा होगा। तो यहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ी। हीट के कुछ पोर्शन को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क के कुछ पोर्शन को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप हीट देकर के मैकेनिकल वर्क पा सकते हो या मैकेनिकल वर्क करके आप हीट रिजेक्ट करवा सकते हो गैस से। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो वो हमने कहां देखा, थर्मोडायनेमिक्स में देखा, दैट हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटरकन्वर्टिबल। लेकिन हाउएवर दिस लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जैसे कि इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ऐसा नहीं बता रहा है कि कोई प्रोसेस अपने आप किस डायरेक्शन में होगा। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को की मतलब ये ऐसा बता ही नहीं रहा है कि किस डायरेक्शन में प्रोसेस अपने आप होगा और किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो एक कच्चा अंडा लिया हमने, कच्चे अंडे को अगर मैं बॉईल कर देता हूं, हीट दे देता हूं, तो वो बॉईल बन जाता है, एग बॉईल हो जाता है। अब क्या अगर मैं उसकी हीट वापस से निकाल लूंगा तो क्या वो वापस कच्चा अंडा बन जाएगा? क्या नहीं ना, ये प्रोसेस को वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता ना। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो यार ऐसी कुछ बात वो करता ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार देखो, अगर आपने कुछ हीट दे दी तो भैया कुछ वर्क होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और हीट निकाल ली तो उसका उल्टा भी प्रोसेस हो ही जाएगा। तो डायरेक्शन के बारे में कोई भी कमेंट बाजी फर्स्ट लॉ ने की ही नहीं है। दूसरी बात, it does not tells about the condition under which heat energy is converted into work। भाई किन केसेस में हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। एंड इट डज नॉट टेल्स अस वेदर सम प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, क्या कोई प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे कि कच्चे अंडे वाली बात ही कर लो, कच्चे अंडे से बॉयल अंडा बन गया, लेकिन बॉयल से अब कच्चा अंडा आप नहीं बना सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कुछ कहानी या कमेंट बाजी कौन नहीं करता है? फर्स्ट लॉ नहीं करता है। फर्स्ट लॉ तो कहता है भैया एनर्जी कंजर्व है, ठीक है साहब, प्रोसेस हो के ना हो उसको उससे मतलब नहीं है। तो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, यहीं से ये पता करने के लिए शुरुआत होती है सेकंड लॉ से। या प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये कौन बताता है हमें? ये वाली इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ को हम दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। एक तो है एंट्रोपी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, और एक है कार्नोट इंजन, वो हम पढ़ लेंगे आज ही, ठीक है। और अपना कोर्स अभी काफी सही उस पे आ गया है लय में, तो अब भैया दो या ढाई घंटे के लेक्चर मैं नहीं लूंगा, है ना, थोड़ा सा आप पे भी रहम कर दूंगा। तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था, बच्चा कह रहा था सर अभी तो दो ही तो चैप्टर बचे हैं अब, तो क्यों इतना तेज भाग रहे हो, क्यों फालतू में इतना खिला देते हो हमको एक ही दिन में कि हमारी उल्टी हो जाती है ना। तो ठीक है, कंटेंट फिर लिमिटेड मतलब लेक्चर बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास भरपूर टाइम है, 15 तारीख तक कोर्स हो ही जाएगा आराम से। हाँ जी, तो हो जाएगा क्या, हो तो जाना चाहिए, नहीं होगा तो यार 15 की जगह 20 हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, वैसे कोशिश। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी एट 100 डिग्री इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद सिमिलर बॉडी एट 0, ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी एंड बोथ कम्स टू 50। मान लो कुछ ऐसा हो जाता है, हालांकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो 50 पे ही आएगा, है ना, लेकिन 0 से 100 के बीच में कुछ उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा। तो मान लो किसी केस में वो 50 पे आ जाता है ना। अब यहां कहा जा रहा है क्या ये प्रोसेस इज द रिवर्स प्रोसेस इज पॉसिबल। रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल का मतलब ये है कि दो बॉडीज जिसके टेम्परेचर को मैंने 50 पे रखा, ये भी 50 पे, ये भी 50 पे, इनको कांटेक्ट में रखा,
और कांटेक्ट में रखने के बाद हम ये देखते हैं कि एक का टेम्परेचर अपने आप 100 हो गया और एक का टेम्परेचर अपने आप 0 हो गया। बात को समझना थोड़ा। मैंने क्या कहा दोबारा से सुनो कि भाई साहब ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट था ए, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट था बी, दोनों पूरी तरीके से आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, इसका टेम्परेचर है 0, इसका टेम्परेचर है 100। तो जैसे ही आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो आप ये देखोगे कि थोड़ी देर बाद जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो 50 मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल बॉडीज। तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात एकदम ठीक है। क्या यहां से हीट निकली तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, इसको हीट मिली तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन क्या उल्टा प्रोसेस मतलब कि अगर दो बॉडीज को ऐसा रख दिया जाए और इनका टेम्परेचर कितना रख दिया जाए, 50, तो क्या अब ऐसा हो सकता है क्या इनको कांटेक्ट में रखने पर इसका टेम्परेचर अपने आप 100 हो जाए और इसका 0 हो जाए, मतलब हीट का फ्लो अपने आप ऐसा होने लग जाए? बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले सर यार हीट थोड़ी ना यार जो है सेम टेम्परेचर से सेम टेम्परेचर में फॉलो करेगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी तो फॉलो करेगी। मैंने कहा ये फर्स्ट लॉ कहां बता रहा है तुम्हें? फर्स्ट लॉ कोई ऐसी बात बोल रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं, फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो वर्क डन यहां पे हो नहीं रहा, तो यहां पे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि ऐसे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, करवा दो। फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है कि हाँ अगर तुम यहां से हीट निकालोगे, इसको दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ प्रोसेस के होने या ना होने के बारे में कमेंटबाजी नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही और कहानी सुनो। अ ब्लॉक मूविंग एट अ स्पीड v0 ऑन अ रफ टेबल। एक ब्लॉक रफ टेबल पे अगर मूव कर रहा है तो आप ये जानते हो कुछ देर बाद वो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ यहां से हीट रिलीज होगी, है ना, जिसको आप बोल सकते हो फ्रिक्शन की वजह से उसको ब्रेक्स अप्लाई हुए, मतलब फ्रिक्शन ने उसको रोका, ब्रेक मतलब उसको रोकना, तो फ्रिक्शन ने उसको रोका, उसकी वजह से हमें हीट मिली। तो अ ब्लॉक मूविंग एट अ स्पीड ऑन अ रफ टेबल इवेंचुअली स्टॉप्स एंड द टेबल एंड द ब्लॉक वार्म्स अप। दोनों कुछ ना कुछ थोड़े बहुत गर्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसा आप तुम अपना हाथ रगड़ते हो तो क्या आ जाएगा, गर्मी पैदा होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे। लेकिन क्या मतलब, और यहां क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक अपीयर एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द टेबल एंड ब्लॉक। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो थी इस ब्लॉक की वो अब कन्वर्ट होके इंटरनल एनर्जी में चले गई है ब्लॉक की और उस टेबल की। अब ये क्या कह रहा है, जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा, भाई अभी गर्म हो गए तो ठंडा होने लगेगा, तो क्या ठंडा होने लगेगा तो क्या वापस से अपने को ऐसा देखने को मिलेगा क्या कि वो हीट जो है इस ब्लॉक को वापस से चलाने लग जाएगी? भाई ये इस पे चला और उसकी वजह से गर्मी पैदा हुई। तो अब जैसे ही वो गर्मी पैदा हुई तो जब वो ठंडा होगा तो क्या वापस से आपको ये देखने को मिलेगा कि वो चलने लग जाएगा? कि कोई बोले अरे देखो सर वो जो चलने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, अब वही हीट को यूटिलाइज करके हम काइनेटिक एनर्जी वापस ले लेंगे। मतलब कुछ ऐसा सोचो कि जो तुमने ब्रेक लगाए तो ब्रेक ने मोशन को रोका तो गर्मी पैदा हुई, अब वही गर्मी यूज होकर कार को वापस चला देगी। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो आपको यही कह रहा है, कैन द बॉडी कूल डाउन एंड द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग विद स्पीड v0 ऑन द टेबल कन्वर्टिंग द इंटरनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी? नहीं होगा ऐसा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये वाला प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है, बल्कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से बात तो एकदम ठीक है। क्या दिक्कत है कि भाई उसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से ये चलने लग जाएगा। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि जो ये बॉडी गर्म हुई थी तो उस गर्मी को, उस हीट को आप इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट लॉ को कोई लफड़ा नहीं है इससे, वो बोलेगा ठीक है वर्क डन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असल में क्या ऐसा होगा? नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्लियर? और सुन, कंसिडर अ कंटेनर विद रिजिड वॉल्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ पार्टीशन हैविंग अ वॉल्व। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, लेकिन इस बार हमने दोनों तरफ गैस भरी हुई है ना। आगे एक तरफ गैस भरी हुई है वो भी मान लो तुम, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ ही होना जरूरी है।
तो कह रहा है हैविंग अ बॉल अ गैस इज पुट इन वन पार्ट एंड वैक्यूम वाली बात कर रहा है। चलो कोई नहीं, वैक्यूम वाला केस देख लेते हैं। अभी देखा था ना हमने वो फ्री एक्सपेंशन टाइप का चीज। कह रहा है यार यहां पे हमने ये वॉल्व लगा दिया, अब क्या हो रहा है कि इस वॉल्व को जैसे हटाऊंगा तो गैस उधर जाएगी। क्या ये जो गैस उधर गई तो कुछ पार्ट उधर चले गया, कुछ इधर ही रह गया, तो क्या अपने आप इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा कि जैसे ही तुम मान लो दोनों कंपार्टमेंट्स में गैस भरी हुई है तो तुम वॉल्व हटाते हो तो अपने आप इधर की गैस निकल के सारी उधर भर जाए और यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे तुमने यहां पे तो क्या किया, इधर जैसे इसको हटाया तो गैस यहां से निकल के इधर आ जाएगी, तो कुछ गैस यहां भरी होगी और कुछ गैस वहां भरी होगी। तो क्या इसका उल्टी चीज पॉसिबल है? उल्टी चीज मतलब कि जब यहां भी गैस भरी है, यहां भी गैस भरी है और मैं अलाउ करूं इनको एक्सचेंज होने के लिए तो सारी गैस निकल के वहां चले जाए? नहीं, फर्स्ट लॉ ये चीजें नहीं बता रहे, है ना। तो गैस इवेंचुअली ऑक्यूपाइज बोथ द पार्ट्स इन द कंटेनर, इज द रिवर्स प्रोसेस इज पॉसिबल? रिवर्स प्रोसेस क्या पॉसिबल होगा? नहीं। वी पुट द गैस डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द पार्ट्स विद द वॉल्व ओपन, कैन द गैस गो इन वन पार्ट इवेक्युएटिंग द अदर पार्ट्स ऑल बाय इटसेल्फ? मतलब अदर पार्ट को बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करवा दे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज नो। Of course, the first law of thermodynamics is not violated. इनके उल्टा जो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, उन प्रोसेस को अगर तुम मान लो ऐसे कहते हो कि अगर ऐसा हो जाता तो फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। फर्स्ट लॉ को उस प्रोसेस के होने से कोई दिक्कत नहीं है इन एनी ऑफ दीज प्रपोज्ड रिवर्स प्रोसेसेस। ये जितने भी रिवर्स प्रोसेसेस की बात करी हमने, उसमें फर्स्ट लॉ को कोई दिक्कत ही नहीं है। द एनर्जी इज कंजर्व, तो उसको क्या लफड़ा है? The energy is conserved in the direct process as well as in the reverse process. Still the reverse process is not possible. इसलिए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ प्रोसेस होगा कि नहीं होगा उसको नहीं बताता है। तो फिर यहां से एक जरूरत पैदा होती है एक और लॉ की। तो देयर मस्ट बी अ लॉ ऑफ नेचर अदर देन फर्स्ट लॉ विच डिसाइड्स, जो ये हमें बताएगा कि वेदर अ प्रोसेस गिवन प्रोसेस अलाउड बाय फर्स्ट लॉ will actually takes place or not। कि फर्स्ट लॉ कह रहा है कि भैया ये प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन असल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक और लॉ हमें चाहिए। दिस लॉ इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तरीके से बात होती है यहां पर एंट्रोपी को लेकर के। एंट्रोपी को हम समझेंगे कल, लेकिन अभी हम इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग अ इंजन, और उस इंजन का नाम है कार्नोट इंजन। तो यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सेकंड लॉ के काफी स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग, उनमें से इंजन के ऊपर जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, उसमें ये कहा गया है। देखो बात ये हो रही है ना कि क्या पॉसिबल होगा और क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बताया गया साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन। क्या पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है एक ऐसे हीट इंजन को बनाना जो क्या करता है, विच वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करे, एंड whose only result is to take heat from a body at a single temperature and convert it completely into mechanical work। तो ये सेकेंड लॉ में आपको ये चीज बता रहा है कि क्या पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें गैस सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करे और पूरे के पूरे को वर्क में कन्वर्ट कर दे, हीट का रिजेक्शन हो ही ना पाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये कह रहा है कि सिर्फ हीट लेके आपको मैकेनिकल वर्क नहीं मिलेगा, हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी। मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं आ सकती। जितनी हीट आपने ली सारी की सारी वर्क में चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वन कैन कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली इनटू हीट। कोई मैकेनिकल वर्क को, इसका उल्टा जो है, सारे के सारे मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट वन कैन नॉट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है सेकंड लॉ के हिसाब से। क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है? मैकेनिकल वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है,
लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। सारी की सारी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगी। आई बात समझ में? तो यहां अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट इंजन, और आज का जो ये टॉपिक है या आज की जो क्लास है इसमें कार्नोट इंजन से ही हम चीजों को समाप्त कर देंगे, मतलब लेक्चर को समाप्त कर देंगे। तो कार्नोट इंजन हम पढ़ेंगे। तो कार्नोट इंजन क्या है? 4 स्टेप का प्रोसेस है। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब इसको सुनते ही बच्चों के मन में है ना बहुत से रंगीन सपने आने लग जाते हैं। उनको लगने लग जाता है कि भैया ये पढ़ लिया, इसका मतलब मैं आज ही इंजन बना लूंगा। जो पहली बार पढ़ता है, भैया आज ही हम तो इंजन बना लेंगे, है ना, और कल कार बना लूंगा, और 1 साल बाद तो अपना खुद का एक प्लेन होगा भाई साहब, है ना। कार्नोट इंजन जो पढ़ लिया हमने, मेन इंजन ही तो होता है, उसके बाद तो क्या टायर ही तो लगाने। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंजन कैसे बनता है, इंजन के अंदर एक्चुअल वर्किंग क्या हो रही है उसको समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। अंदर की जो कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है या जो मैकेनिकल मूवमेंट या मोशन या जो भी रिएक्शंस हो रही होंगी फ्यूल की पिस्टन के अंदर, वो आप नहीं देखेंगे। आप ओनली एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम उसका अंडरस्टैंड कर रहे हो कि क्या हो रहा है। और ऊपर से कार्नोट इंजन जो है ये एक आइडियल केस है, मतलब ये वो इंजन है जिसकी एफिशिएंसी, ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस है तो एफिशिएंसी होगी। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, या ऐसा बोल सकते हो इट हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इस इंजन की एफिशिएंसी जो है वो कैसी होती है? वो होती है मैक्सिमम। तो कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये इंजन है और इसकी इतनी एफिशिएंसी है, बताओ पॉसिबल है कि नहीं, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकाल के देख लो। उससे ज्यादा अगर आ रही है किसी इंजन की एफिशिएंसी, मतलब वो इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, और कम आ रही है तो पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं कार्नोट इंजन आखिरकार है क्या। कार्नोट इंजन में कुल मिला के 4 प्रोसेसेस रहते हैं। 2 कंटिन्यूअस एक्सपेंशन, फिर उसके बाद 2 कंप्रेशन, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो पहला आपके पास रहता है क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला हमारा क्या आ जाता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा जो आ जाता है हमारे पास वो आ जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो है अब है कंप्रेशन की बारी, तो ये आ जाएगा अपना आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथा जो प्रोसेस है वो रहेगा अपना क्या? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये बात क्लियर। प्रोसेस कैसा है? नो डाउट इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस आपका जो रहेगा वो साइक्लिक तो रहना ही रहना है। तो मैंने कहा कि ये अपना हो गया प्रेशर वाला एक्सिस और ये हो गया अपना वॉल्यूम वाला एक्सिस। अब हम यहां क्या कह रहे हैं? अब हम यहां कह रहे हैं कि इस पॉइंट से मैं चला और यहां का प्रेशर मैंने कुछ कह दिया, वो है P1, वॉल्यूम है V1, ठीक है, या प्रेशर को मैं बोल देता हूं PA VA, या चलो यार P1 V1 ही, चलो अभी प्रेशर की बात नहीं करते, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये लो आइसोथर्मल ही एक्सपैंड कर दिया, हम कहां पहुंच गए? A से B तक पहुंच गए। क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया होगा? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर अगर यहां T1 था तो यहां भी क्या रहेगा? T1 ही रहेगा। उसके बाद फिर से एक्सपेंशन, लेकिन इस बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो हम C पे पहुंच गए। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो आपको ये समझ में आना चाहिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसका मतलब डेल्टा क्यू तो 0 है और एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव अगर है एडियाबैटिक में तो आप जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन। तो अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है एडियाबैटिक के लिए तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, मतलब गैस ठंडी होगी। ठंडी होगी इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा और ये टेम्परेचर आपका लोअर टेम्परेचर होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा गैस को एट सम हायर टेम्परेचर एंड देन एट सम लोअर टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल जब कंप्रेशन आ रहा है तो उस दौरान आपको यह समझना है कि यहां क्या नहीं होगा? टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होगी। टेम्परेचर जो है वो आपका
सेम ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन में वर्क डन बाय गैसेस नेगेटिव, तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट वर्क डन, वो आपको पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। वर्क डन बाय द गैस जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ लूप ए बी सी डी ए, है ना। तो वापस जहां से चले थे वहीं पे खत्म करते ना, ए से वापस ए पर। ऐसा नहीं सर ए बी सी डी ही बोलो, ए बी सी डी ए का मतलब ये है कि जहां से चले थे आप वहीं पे आपने क्या किया, खत्म किया। उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात अभी तक समझ में आई होगी। चलो 4 स्टेप है तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो कार्नोट इंजन में 4 स्टेप का ये प्रोसेस हुआ। अब सुनो आगे की कहानी। अब मुझे यहां पर क्या करना है ना, इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी देखनी है। अब तुम बोलोगे सर ये एरिया कैसे निकालेंगे? यार एरिया नहीं निकालेंगे हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वर्क क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से प्रेशर वॉल्यूम बता देते हैं कि क्या क्या प्रेशर है और क्या क्या वॉल्यूम है। तो यहाँ का प्रेशर मैंने कह दिया पी ए वॉल्यूम वी ए, यहाँ का प्रेशर पी बी वॉल्यूम वी बी, ऐसे यहाँ का प्रेशर पी सी और वॉल्यूम वी सी, और यहाँ का प्रेशर पी डी और वॉल्यूम वी डी। इस तरीके से हमने काम कर लिया और नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे सेम रहेंगे। तो अब एक एक करके हम यहां पर, मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हम निकालें यहां क्या, एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हालांकि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आपके स्कूल में करवाया जाता है तो मैं करवा रहा हूं, है ना। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई आपका वर्क डन जो है वो मतलब सीधे सीधे, चलो थोड़ी सी बात में आगे बता दूंगा, पहले यहां पे बात कर ले। क्या बोल रहा हूं मैं, पहला प्रोसेस की अगर बात की जाए तो पहला प्रोसेस आपका क्या है, इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो आपको पता है यार डेल्टा यू तो 0 है ना। प्रोसेस मतलब ए से बी आप जा रहे हो, तो अगेन डेल्टा यू तो 0 है। तो भाई हम बात कर लेते हैं डेल्टा क्यू ए से बी, और इस हीट को मैं कह रहा हूं Q1 जो उस दौरान एब्जॉर्ब हुई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, है ना। तो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो मैंने कही Q1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस। बोले सर आपको कैसे पता लगा हीट एब्जॉर्ब हो रही है? यार मुझे ऐसे पता लगा कि जो फर्स्ट लॉ लगाऊंगा तो डेल्टा यू तो 0 आएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन है, तो डेल्टा क्यू को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये लिख दिया मैंने Q1। तो Q1 को अभी मैं कह देता हूं हीट एब्जॉर्ब। क्यों सर और किसी प्रोसेस में भी तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है? मैंने कहा अगला प्रोसेस तो एडियाबैटिक है तो हीट एब्जॉर्ब 0 सर, लेकिन आगे एक आइसोथर्मल कंप्रेशन भी तो आएगा, तो कंप्रेशन है तो वहां पे तो हीट रिजेक्ट होगी। तो इसी प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वही आप, बस इसी प्रोसेस में आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, और रिजेक्ट कहां होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन में। एडियाबैटिक में तो ना कोई हीट का एब्जॉर्प्शन ना ही रिजेक्शन, और ये वर्क डन तो आप बड़ी आसानी से लिख ही सकते हो। Q1 work done by gas from A to B is actually what it is, nRT1 और ln VB by VA, V final by V initial। तो ये आपकी हो गई पहली कहानी। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। अब जो है बात कर लेते हैं दूसरी कहानी की। वैसे मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि यार अपने को है ना बस आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन को ही देखना है, एडियाबैटिक से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो स्कूल में करवाते हैं इसलिए मैं भी करवा देता हूं, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऐसा क्या खास है, कुछ नहीं। वहां पे तो हम जानते हैं कि यार बी से सी कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हुआ। इवन वर्क डन बाय गैस फ्रॉम बी टू सी, या अगर आप कहें इट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, वो आपका आ जाएगा एन आर डेल्टा टी, जो आ जाएगा T2 माइनस T1,
अपॉन 1 माइनस गामा। वर्क डन का या फॉर्मूला याद हो आपको, 1 माइनस गामा। तो ये जो है आपका वर्क डन आ जाएगा बी से सी के लिए। और सेम बात अब हम कर लेंगे बाकी के दो प्रोसेस के लिए। तीसरा प्रोसेस अपना क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये वही प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही होगी। तो हीट रिजेक्ट हो रही होगी तो इसको मैंने Q2 बोल दिया। और ये जो है प्रोसेस, इसमें हम C से D जा रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो C से D जब आप जा रहे हो, इस बात को समझना आप, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव निकल के आएगी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं अभी डेल्टा क्यू ही निकाल लेता हूं पहले। तो डेल्टा क्यू जो है वो सीधे सीधे वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, जो आ जाएगा आपके सी से डी के लिए। और डेल्टा क्यू जो आएगा सी से डी के लिए वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एन आर टी टू और एल एन वी फाइनल जो कि है वी डी और वी इनिशियल जो कि है वी सी। वी फाइनल बाय वी इनिशियल, तो वी डी बाय वी सी, ये आपका जो है आ जाएगा वर्क डन। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। जो Q2 है इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज हीट रिजेक्टेड, या रिजेक्टेड हीट कह देता हूं। अब देखो रिजेक्टेड हीट है तो मुझे पता है ना यार वो ऑलरेडी नेगेटिव ही होगी। रिजेक्टेड हीट का मतलब वो बाहर निकली होगी। तो अगर मान लो 200 जूल्स बाहर निकल रहे हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूं रिजेक्टेड हीट इज 200, मैं माइनस 200 नहीं बोल रहा हूं। आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैंने जब कह दिया, देखो माइनस का मतलब होता है कि वो बाहर निकल रही है, तो जब मैंने इसके आगे ही लिख दिया रिजेक्टेड हीट कि वो हीट बाहर निकल रही है, तो फिर माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो मैं यहां इसको प्लस साइन के साथ लिख रहा हूं, प्लस साइन के साथ लिख रहा हूं। तो तुम बोलोगे सर आप आदमी ही है ना, अजीबो गरीब हो, आप जो बोलते हो उसका उल्टा कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं प्लस साइन के साथ लिख रहा हूं और लिख दिया यहां माइनस। मेरा मतलब था इसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो सर ये माइनस लिखा हुआ है। नहीं मेरे भाई, ये प्लस लिखा हुआ है। कैसे सर, मैंने कहा ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये जो हीट लिखी मैंने ये पॉजिटिव लिखी है, ध्यान रखना ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रिजेक्टेड हीट की। ये हमने बात कर ली आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। और अब हम देखने जा रहे हैं फाइनली एडियाबैटिक कंप्रेशन। गलती से मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोल दिया, कंप्रेशन है, सॉरी। एडियाबैटिक कंप्रेशन जब आप देखेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन की क्या खास बात है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में भाई साहब जो डी से ए जब आप जा रहे हो तो हीट एक्सचेंज तो जीरो है। अगेन वर्क डन बाय गैस फ्रॉम डी टू ए, इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू एंड इट इज एन आर डेल्टा टी जो है T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। ये आपकी चौथी इक्वेशन, ये तीसरी। तो भाई मेरे को थोड़ा सा समझ के देखो, ये फॉर्मूला जो लगा है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, तो T1 माइनस T2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां से यहां जा रहा हूं तो फाइनल टेम्परेचर T1 है और ये T2 है। तो भाई यहां पर आपके इस प्रोसेस में साफ साफ दिख रहा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में जितना वर्क आ रहा है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जितना वर्क आ रहा है, ये दोनों साइन में एक दूसरे के अपोजिट है। एक जगह आ रहा है एनआर T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, और दूसरी जगह आ रहा है एनआर T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा ही करेगा, नो डाउट, करना ही है वो, ठीक है। तो जब आप टोटल वर्क की बात कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन को ही देखना है बस। और ये बात वैसे भी आपको समझ लेनी चाहिए। क्यों, मैं बात करके बताता हूं आपको, देखो समझाता हूं मतलब मैं। अभी मैं बात कर रहा हूं नेट वर्क डन की। तो भाई नेटवर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस तरीके से तो वैसे मेरे को क्या लिखना चाहिए, ए से बी से ए, अरे यार बी से सी से डी और डी से ए।
हालांकि ये दोनों वर्क एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, वैसे मुझे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानता हूं भाई कि नेट वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज व्हाट, इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो हीट कहां पे आ रही है, सिर्फ आइसोथर्मल में, तो प्लस का Q1 और माइनस का Q2, क्योंकि वो रिजेक्ट हुई है तो माइनस Q2, Q2 को मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया इसलिए अलग से नेगेटिव साइन लगाया। तो वर्क डन जब आप निकालने बैठोगे तो आप लिखोगे nRT1 ln VB बाय VA माइनस का nRT2 ln, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखो है ना, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। तो Q2 की वैल्यू है ऑलरेडी माइनस का VD बाई BC, इसको है ना मैं ऐसा लिख देता हूं प्लस में, ये माइनस में अंदर ले गया तो ये आ जाएगा nRT2 ln VC बाई VD, तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, या अगर आपने VD बाई VC के टर्म्स में लिखा तो ये माइनस और वो माइनस वो हो जाएगा प्लस। ऐसा भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। VD बाई VC लिखोगे तो ऐसी बात आ जाएगी, VC बाई VD लिखोगे तो रिजल्ट आपका माइनस में ही रहेगा। प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसमें कंफ्यूज प्लीज नहीं हो, क्योंकि यहां मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, आप ये बात समझो, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू आपकी कैसी पॉजिटिव आएगी। जब आप यहां इस जगह पर ये वैल्यू रखते हो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यहां माइनस साइन आपका आएगा, एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड के लिए माइनस, माइनस Q2। बात को समझना, देखो Q1 माइनस Q2, और Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, Q2 की वैल्यू है ये माइनस अंदर ले गया मैं तो VC बाई VD बन जाएगा वो, तो Q2 की वैल्यू रख दी बस, VC बाई VD, क्या दिक्कत है। अरे क्यों कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा अभी बताता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है एफिशिएंसी की बात करना। अच्छा एफिशिएंसी, मैंने कहा हाँ, तो सर एफिशिएंसी तो होती है वर्क डन बाय द गैस अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, मैंने कहा वही तो लिखा मैंने वर्क डन, बोले अच्छा 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 वर्क डन निकाला इसलिए आपने, मैंने कहा हाँ, तो ये nRT1 ln VB बाय VA माइनस nRT2 ln VC बाय VD अपॉन Q1 क्या है, Q1 है nRT1 ln VB बाय VA। अब जो है हमारे पास NR 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 ये कट गया। अब इस रिजल्ट में मुझे अगर VB बाई VA और VC बाई VD में रिलेशन पता लग जाए तो काम हो जाए बस अपना। तो आओ इसके लिए हम चलेंगे, यार इधर तो जगह ही नहीं बची है, क्या करें, चलो इधर ही लिख देते हैं। इसके लिए हम चलेंगे उन सारे प्रोसेसेस की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनो। A से B जो आपका प्रोसेस था वो था आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस था तो आप लिखेंगे PAVA इज इक्वल्स टू PBVB। B से C था आपका एडियाबैटिक, तो आप लिखोगे PBVB की पावर गामा इज इक्वल्स टू, C तक गए ना आप, तो PC और VC की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो होता है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर C से D था आइसोथर्मल, तो PCVC इज इक्वल्स टू PDVD। फिर D से A है आइसोथर्मल, तो PAVA, ओहो एडियाबैटिक, D से A है आपका एडियाबैटिक, तो PDVD गामा इज इक्वल्स टू PAVA गामा। और अब इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे आपके पास आ रहा है PA PB PC और PD, मल्टीप्लाई करोगे तब, इधर भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये PA PB PC और PD आ जाएगा। तो PA PB PD
पीसी से ये वाले पीए पीबी पीसी पीडी कट जाएंगे, तो ये प्रेशर को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वीबी की पावर गामा यहां पे लिखा हुआ है, वीडी की पावर गामा यहां पे लिखा हुआ है, यहां से एक वीबी आएगा और एक वीडी आएगा। समझते हो क्या ये बात? इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे, चलो मैं लिख ही देता हूं, नहीं है ना तुम कंफ्यूज हो गए फिर। मैंने मल्टीप्लाई किया तो वी ए वीबी की पावर गामा वी सी वीडी की पावर गामा इज इक्वल्स टू वी बी वी सी की पावर गामा वी डी वी ए की पावर गामा। अब मैं ये वीबी को नीचे ले जाता हूं, वीडी को भी नीचे ले जाता हूं, तो यहां पर वीबी की पावर गामा और ये -1 बन के आ जाएगा गामा -1, क्योंकि वीबी आएगा नीचे, नीचे से उसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगी। ऐसे ही वीडी गामा -1, ऐसे ही वीसी को जब उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा वीसी गामा -1 और ये आ जाएगा वी ए गामा -1 और वो प्रेशर तो सब कैंसिल हो गए। अब गामा -1 सभी की पावर सेम है तो पावर हटा दो, पावर हटा दोगे तो आपको इधर से पता लग रहा है कि वीबी वीडी इज इक्वल्स टू वीसी वीए, और यहां से आपको यह पता लग जा रहा है कि वीबी बाय वीए इज इक्वल्स टू वीसी बाय वीडी। तो वीबी बाय वीए इज इक्वल्स टू वीसी बाय वीडी। तो जो एफिशिएंसी हमें मिल रही है, एफिशिएंसी में हमें दिख रहा है T1 ln वीबी बाय वीए माइनस T2 ln वीसी बाय वीडी अपॉन T1 ln वीबी बाय वीए। तो ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि वीसी बाय वीडी इज इक्वल्स टू वीबी बाय वीए, और एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी T1 माइनस T2 अपॉन T1, और यहां से फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस T बाय T। तो ये आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाए। अब सुन लेना ध्यान से, मैं लास्ट समराइज कराता हूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ये तो डेरिवेशन हो ही गई, तो इसमें कुल मिला के आपके पास एक चीज है वर्क डन बाय गैस, जो है Q1 माइनस Q2। Q2 को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं इस फॉर्मूले के, ठीक है। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड, और Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ हीट रिजेक्टेड, है ना। पॉजिटिव में लेके चलना है इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने। फिर बात यहां पे आती है एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी में आ जाता है आपके पास फॉर्मूला वर्क डन बाय गैस अपॉन Q1, या फिर वर्क डन बाय गैस इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या आपका नया फॉर्मूला जो अभी अभी आपने निकाला वो ये भी लिख सकते हो, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस T2 बाय T। तो ये जो है आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है, ये आपके पास जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, उसको भी समझ लेते हैं। वैसे वो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी समझ लेते हैं। इसमें क्या कहानी है वो सुनो, ये ब्लॉक डायग्राम में की क्या कहानी है वो सुनो। टाइम कितना हो गया, ज्यादा तो नहीं हुआ है ना। चलो इसी पे खत्म करते हैं आज के इस सेशन। ब्लॉक डायग्राम की कहानी ये है कि हमारे पास ये रहता है सोर्स जो है हाई टेम्परेचर पे, ये है इंसुलेटिंग पैड, और ये है अपना सिंक जो कि है लो टेम्परेचर पे, और यहां अपने पास क्या रहता है, इधर रहता है ये अपना पिस्टन, सिलेंडर, और इसके अंदर ये मूवेबल पिस्टन, ठीक है, और इसमें भरी हुई है ये गैस। तो ये नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये सब कैसे हैं? नॉन कंडक्टिंग, और ये जो है वो है अपना कंडक्टिंग। तो होता क्या है, अब सुनो, 4 स्टेप में प्रोसेस कैसे होता है।
पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको रखते हैं सोर्स पे। सोर्स पे रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे हीट इसको मिलती जाती है और ये एक्सपैंड होते जा रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, धीरे धीरे इसको हम एक्सपैंड करते हैं और हीट इधर से इसको मिलती रहती है। Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस दौरान इसको मिलेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान। फिर जैसे ही इसका कुछ एक्सपेंशन हो गया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिल गई, फिर इसको इंसुलेटिंग पैड पे रख देते हैं, तो ये चारों तरफ से कैसा हो गया, नॉन कंडक्टिंग। फिर इसको एक्सपैंड करते हैं तो गैस जो है वो ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर T1 से पहुंच जाता है T2 पर। जैसे ही गैस ठंडी होकर T2 पे पहुंचती है, फिर इसको हम रख देते हैं सिंक पे। और सिंक पे रखने के बाद, अब ऐसा मत बोलना सर इसकी थियरी नहीं लिखवाई आपने, ये बुक में मिल जाएगी, पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है। तो पहले आपने इसको एक्सपैंड किया आइसोथर्मली, फिर आपने इसको एक्सपैंड किया एडियाबैटिकली यहां रख करके, फिर इसको आपने यहां रखा, और अब क्या कर रहे हैं आप, कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मल। तो जब आप कंप्रेस कर रहे होंगे तो ये हीट रिजेक्ट करेगा, तो वो Q2 हीट रिजेक्ट करेगा इसको। और फिर जैसे ही यहां पर टेम्परेचर T2 पे आ गया, फिर इसको इस पे लाएंगे और वापस कंप्रेस करेंगे, फाइनल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जो टेम्परेचर T2 पे था वो वापस से बढ़ के T1 पे आ जाएगा और फिर इसको यहां रख देंगे। तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर वापस से यहां, फिर वही रिपीट। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां से यहां टेम्परेचर T1 ही रहेगा, Q1 हीट मिलेगी। इस दौरान एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन में गैस के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर उसके बाद गैस वापस से गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज चलेगी। और इसको कुछ ऐसा भी बताते हैं, कैसा करके, कि हमने क्या किया, ये है अपना सोर्स, ये है अपना सिंक, ये है अपना वर्किंग सब्सटेंस, है ना, जैसे भी लिख दो, मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम बोलो सर इनको गोला क्यों बनाया, उसको डब्बा क्यों बनाया, भाई वो तुम्हारी मर्जी, कैसे भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया अपना सोर्स जो कि हाईयर टेम्परेचर पे है, ये हो गया अपना सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पे है। तो यहां से हमको हीट मिल रही है Q1, इसने सिंक को रिजेक्ट करी Q2, सिंक को ये हीट रिजेक्ट करेगा कौन, वो वर्किंग सब्सटेंस जो कि है हमारी गैस, और यहां से हमें मिल जाएगा वर्क, मैकेनिकल वर्क जो है Q1 माइनस Q। तो ये है अपना आउटपुट और ये है अपना इनपुट, और वो हीट लॉस हो गया सिंक में, ठीक है। तो ये अपना जो है रहेगा केस। अब फॉर्मूला बस एफिशिएंसी का है, और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, एक दो। चलो ये क्या बोल रहा है, हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, इट इज अ स्टेटमेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई ये आप क्या बोल रहे हैं, किसका स्टेटमेंट है, एक तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि अपने आप वो लो से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी। ए ऑप्शन इसका यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेकंड लॉ की बात आ गई, इस सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहा है, कार्नोट इंजन। अच्छा ये ध्यान रखना, एफिशिएंसी में जो फॉर्मूला है वहां पे टेम्परेचर केल्विन में आएगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब केल्विन में है मेरे भाई, है ना। ये तो फिर भी यहां चल जाएगा, लेकिन ये सब केल्विन में है, टेम्परेचर केल्विन में। जैसे यहां क्या कह रहा है, कार्नोट वर्किंग बिटवीन 300 to 600, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि हायर टेम्परेचर आपका T1 था और लोअर टेम्परेचर जो है वो आपका है T2। हैज वर्क आउटपुट, तो वर्क जो आपको दिया गया है, या और तरीके से आप बोले तो Q1 माइनस Q2 जो आपको दिया गया है वो दिया हुआ है 800 जूल्स। एक साइकिल में इतना वर्क मिल जाता है अपने को। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन फ्रॉम इतना सोर्स पर साइकिल, तो Q1 अपने को निकालना है। अब बड़े आसानी से आप ये फॉर्मूला जानते हो कि वर्क डन बाय गैस अपॉन Q1, दिस इज व्हाट, दिस इज एफिशिएंसी,
and similarly 1 minus T2 by T1 is also what? It is also efficiency. या T1 minus T2 upon T1, it is also efficiency. बस यहां से आप लिखो 800, इधर से आप लिखो Q1, T1 माइनस T2 आपका आ रहा है 300, ये आ रहा है आपका 600, काटो काटो तो डबल, उधर भेजो तो कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा आपका 8 to 16, तो 1600 जूल्स। खत्म। ऐसे बच्चों वाले सवाल यहां पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम देखूं यार एक बार। सुनो, a scientist says that efficiency of his heat engine which operates at source temperature इतना, तो पहले तो सोर्स टेम्परेचर को केल्विन में लिख लो, तो भैया 273, तो ये कितना आ जाएगा अपना 400 केल्विन, और सिंक टेम्परेचर जो है वो है 27, तो अगेन 273, तो ये आ जाएगा अपना 300। कह रहा है इसके इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो थी 26%। ये कार्नोट इंजन नहीं है, ये उसका हीट इंजन है, खुद ने उसने कुछ अलग बनाया। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? तो आप ऐसा करो, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकाल लो। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 100/400 या 1/4। ये तो आ गया फ्रैक्शन में। परसेंटेज फॉर्म में अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 25%। तो जब कार्नोट इंजन की ही 25% है तो इसकी तो 26 आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की आती है। इट इज इम्पॉसिबल। बस। और देखें, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50%, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 7 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे भाई, 7 डिग्री है तो इसमें 273 ऐड कर दो, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक इज बेसिकली 280 केल्विन। अब आपको कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी थी 50%। 50% मतलब 100, देखो 50% मतलब 1/100 ऐसा करके लिख सकते हो, हाफ हो गया ना, मतलब 50%, तो परसेंटेज को 1/100। तो 1 माइनस T2, तो T2 है आपका कितना? 280/T1, तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई। टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 70%, तो 70% इसकी एफिशिएंसी बनानी है, उसके लिए व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो भैया सोर्स के टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज किया होगा, हमने किया होगा, तो यहां से आप क्या सॉल्व कर पुरा के देखो, यहां से आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो भाई, 280/T1 इज इक्वल्स टू हाफ, और T1 आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 560। ठीक है, ये तो आ गया पहले वाला, और अभी के लिए चेक कर लो कितना आ जाएगा, तो ये भाई 280 और ये T1 डैश, और ये 1 माइनस, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो यहां से T1 डैश निकाल लो, और T1 डैश निकाल के T1 डैश माइनस T1 निकाल लो कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ऑफ, अच्छा नहीं यही बताना T1 डैश कितना होता है, T1 डैश तो ऐसे, अच्छा इंक्रीज देख लो, T1 डैश माइनस T1 आपको निकालना, एकदम बच्चों वाले सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। अब जो है हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर हम पढ़ेंगे कल। आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अब कल के कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो रेफ्रिजरेटर और एक एंट्रोपी। ठीक है, और वक्त बचा तो मीन फ्री पाथ, तो ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे कल। थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे और फाइनली हम स्टार्ट करेंगे फिर अपना ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यदि तुम्हें समझ में आ जाता है तो तुम वेव्स भी समझ जाओगे, और ऑसिलेशन नहीं समझे तो वेव्स भी नहीं समझोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।